तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरेज। लास्ट क्लास में हमने एरे में एलिमेंट को इंटर कैसे करते हैं इसके बारे में देखा था, और उसके पिछले वाले वीडियो में हमने एरे को डिटेल्स में स्टडी किया था कि एरे होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरेज के ऊपर। तो बेसिक ऑपरेशंस जो एरे से रिलेटेड हैं उनमें सबसे पहला जो आता है वो होता है सर्चिंग ऑपरेशन। इसमें हम किसी भी एरे में प्रेजेंट एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। दूसरा टेक्निक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग नाम से बहुत क्लियर है कि इसमें हम किसी भी एक एरे में इंटर किए हुए एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड जो ऑपरेशन है वो होता है इंसर्शन, यानी कि हमारे एरे में जो मेमोरी क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, अब हम चाहते हैं कि कोई नया एलिमेंट जो कि पहले हमने एंटर नहीं किया है, छूट गया है, उस एलिमेंट को मैं एंटर करना चाहता हूं अपने एग्जिस्टेंस एरे में। तो ये काम हम कर सकते हैं इंसर्शन ऑपरेशन के हेल्प से। वैसा ही फोर्थ नंबर में आता है डिलीशन। मतलब अगर हमने एक एरे क्रिएट किया है और हम बाय मिस्टेकनली एक एरे में नंबर या एलिमेंट एक्स्ट्रा एंटर कर दिया है और हम चाहते हैं कि वो एलिमेंट हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो ये भी पॉसिबल है डिलीशन नाम के ऑपरेशन के साथ। और सबसे लास्ट में जो हम लोग ऑपरेशन स्टडी करेंगे एरे से रिलेटेड वो होगा मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब साफ है कि दो अलग अलग एरे होंगे हमारे पास, और उन दोनों एरेज को अगर मैं एक साथ लिख दूं या एक साथ जोड़ दूं, उसके बाद जो फाइनल एरे हमें मिलता है तो वो कहलाता है मर्ज्ड एरे। यानी मर्जिंग में सिंपली एडिंग टू डिफरेंट एरेज टुगेदर। तो ये सारे 5 ऑपरेशंस हम एरेज से रिलेटेड स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं सर्चिंग रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में। सर्चिंग भी छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें भी बहुत डिटेल्स, बहुत ब्रॉड स्टडी है। तो सर्चिंग शुरू करते हैं चलिए, और इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि सर्चिंग होता क्या है। This is one of the basic operation which can be carried out on arrays. It is the process to determine whether a given item is present in the array or not. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे एरे में, हमारे एग्जिस्टिंग एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। बेसिकली इसमें हम सर्च करने का काम करते हैं। ऑलराइट, तो ये जो सर्चिंग टेक्निक है ये बेसिकली 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च, और दूसरा तरीका जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च। बेसिकली दोनों ही तरीके से हम एलिमेंट को सर्च ही करते हैं अपने एरे में, बट दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है और तो दोनों में कुछ विशेष फर्क होता है, और ये विशेष फर्क क्या है ये हम आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में सबसे पहला सर्चिंग टेक्निक, दैट इज लीनियर सर्च के साथ। तो आखिर लीनियर सर्च क्या होता है? तो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक इन विच द सर्चिंग ऑफ एन आइटम बिगिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एन एरे। ये एक ऐसा सिंपल टेक्निक है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने का, और बेसिकली सर्चिंग जो यहाँ स्टार्ट होता है वो एरे के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 0 नंबर सबस्क्रिप्ट, वहाँ से हम सर्च करना शुरू करते हैं। और ये प्रोसेस जो है चेकिंग करने का, चेक करने का, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है लास्ट इंडेक्स तक, यानी कि लास्ट सबस्क्रिप्ट तक। एक एक करके उस सर्चिंग एलिमेंट को, जिसे हमें सर्च करना है, उस एलिमेंट को उस एरे के हर एक एलिमेंट से हम कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि यस द नंबर इज प्रेजेंट, और अगर थ्रू आउट द एरे शुरू से लास्ट तक हमने सर्च कर लिया और हमें वो नंबर नहीं मिला,
तो हम प्रिंट करते हैं कि नो द नंबर इज नॉट फाउंड। वैसा ही जैसा कि आपके कॉन्टैक्ट में होता है, अगर आप कॉन्टैक्ट के सर्च बॉक्स पर किसी का नाम लिखते हो या अगर कोई नंबर लिखते हो और वो नंबर अगर प्रेजेंट रहता है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो आपको वो दिख जाता है। लेकिन अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं रहता है तो आपको दिखता होगा कि नो सच कॉन्टैक्ट फाउंड। वैसे इस प्रोसेस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग सीक्वेंशियल टेक्निक भी कहते हैं या सीक्वेंशियल सर्च टेक्निक भी कहते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास एक एरे का वेरिएबल है n और इसमें कुछ इस तरह के डेटा स्टोर है। टोटल इसमें 10 एलिमेंट स्टोर है और इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से और ये लास्ट तक चलता है आपका 9 नंबर इंडेक्स तक। टोटल इसमें आपको 10 टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सपोज इसके 0 नंबर इंडेक्स में 74 है, 1 नंबर इंडेक्स में 56 है। इस तरह से हम डेटा को यहाँ पर एंटर करके रखे हुए हैं। 10 अलग अलग मेमोरीज में हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है। अब मान लें कि आपको एक एलिमेंट सर्च करना है। सपोज आपका एलिमेंट है 42 जिसको आपने एक s नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर किया हुआ है और आपको ये एलिमेंट सर्च करना है कि ये एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये एक लीनियर सर्च टेक्निक है, यानी कि इसमें आपको एक एक जो आपका सर्चिंग एलिमेंट है उसे हर एक एलिमेंट से यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा। यानी कि 42 को कंपेयर करेंगे 74 से कि ये दोनों इक्वल है, डेफिनेटली इक्वल नहीं है। फिर ये चेक होगा 56 के साथ, क्या ये 42 और 56 इक्वल है, डेफिनेटली इक्वल नहीं है। तो फिर हमारा सर्च करने का काम आगे बढ़ेगा और हम जाएंगे सेकंड नंबर इंडेक्स पर और हम चेक करेंगे कि क्या 42 और 62 इक्वल है। इस तरह से हम लोग इसको करते 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 तब तक बढ़ते रहेंगे आगे, जैसे ही हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो एग्जैक्टली इक्वल होगा हमारे सर्चिंग एलिमेंट का, तो हमारा जो सर्च करने का काम है वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 42 मिल गया तो आगे भी बढ़ेगा, नहीं। आपका जहाँ सर्च करने के बाद एलिमेंट मिल गया उसके बाद फर्दर चेक नहीं किया जाएगा। और खैर, इसे तो हम एक ओवरव्यू के थ्रू, एक नॉर्मल कॉन्सेप्शन के थ्रू हमने देख लिया। लेकिन इसका जो कोडिंग होगा और उसके पीछे का जो बेसिक ड्राई रन होगा उसे कैसे समझें। चलिए, इससे रिलेटेड हम सबसे पहले एक कोड देख लेते हैं कि ये जो हम एक एक मेमोरी के साथ अपने सर्च एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, ये काम कोडिंग के थ्रू कैसे होगा। ये तो उसका एक ब्लूप्रिंट है कि हम ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन इसी को जब कोड करना होगा तो कैसे काम होंगी उसे हम समझते हैं। चलिए, सपोज कर लिया जाए कि आपके पास ये कोड है। ये कोड आपके लिए अभी अननोन है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इसको लास्ट तक आपको क्लियर कर दूंगा। आप बस इतना अज्यूम कर ले कि ये कोड आपको लीनियर सर्च के लिए यूज़ करने हैं। इस कोड के एक एक लाइन का क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसे हम बारी बारी से समझेंगे। और यहाँ पर हम कंट्रोल के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का यूज़ करने वाले हैं। ये वो एरो है जो आपके कंट्रोल का फ्लो को दिखाएगा। अगर ये फिलहाल हमारा जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है पहले लाइन को, जिसका मतलब ये है कि एक एरे क्रिएट होगा जिसका मेमोरी साइज होगा 5। तो हमारे पास एक एरे क्रिएट हो गया यहाँ पर जिसका मेमोरी साइज 5 है और ये मेमोरी शुरू हुआ है 0 से, एंड होता है 4 पर। लेकिन फिलहाल इसमें कोई एलिमेंट स्टोर्ड नहीं है। तो जैसे ही ये कंट्रोल अगला लाइन पर पहुंचेगा तो वैसे ही देखिए अगला लाइन में क्या लिखा हुआ है, कुछ एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं अपने एरे में जो कि हमने क्रिएट किया है एरे। तो देखें जो यहाँ पर आपका एलिमेंट्स एंटर किया गया है वो बारी बारी से एक एक मेमोरी में एलोकेट हो गया। इसके बाद का जो कंट्रोल है वो है s = 42। तो देखें हमारे पास एक वेरिएबल है s जिसका वैल्यू हमने 42 यहाँ पर रखा है और एक वेरिएबल k है जिसका वैल्यू 0 है। तो जैसे ये कंट्रोल इसके पास आया तो हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगा। इसके बाद का कंट्रोल कहाँ जाएगा? इसके बाद कंट्रोल चला जाएगा फॉर लूप के पास डेफिनेटली। तो फॉर लूप के पास जाने पर क्या होगा, i का वैल्यू इनिशियली 0 मिलेगा।
जैसे ही i का वैल्यू 0 मिला तो i किस मेमोरी को इंडिकेट कर रहा है, तो i इंडिकेट कर रहा है n ऑफ 0 को, यानी कि i का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 74 को। इसके बाद कंट्रोल हमारा जाएगा इस लूप के अंदर, और लूप के अंदर हमें मिलेगा एक कंडीशनल स्टेटमेंट जहां लिखा हुआ है इफ n ऑफ i डबल इक्वल टू s। यहां हम चेक कर रहे हैं, अपने एरे के एलिमेंट से अपने सर्चिंग एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो n ऑफ i मतलब n ऑफ 0 डबल इक्वल टू s का वैल्यू 42, n ऑफ 0 मतलब कितना, n ऑफ 0 मतलब 74। तो क्या 74 डबल इक्वल टू 42 होगा? डेफिनेटली मेरा आंसर होगा फॉल्स। तो अगर ये आंसर फॉल्स होता है तो मेरा कंट्रोल इस इफ के अंदर नहीं आएगा, कंट्रोल चला जाएगा हमारा फॉर लूप के पास दोबारा, क्योंकि यहाँ पर आपका i प्लस प्लस होगा, यानी कि i का वैल्यू इंक्रीज करके 1 हो जाएगा। और जैसे ही i का वैल्यू 1 हुआ तो अब जो मेरा ये i है वो इंडिकेट कर रहा है n ऑफ 1 को। तो ये n ऑफ 1 में कितने वैल्यू स्टोर है, कौन से वैल्यू स्टोर है, तो इस n ऑफ 1 में 56 एलिमेंट जो है वो डेटा स्टोर है हमारे पास। इसके बाद मेरा यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाएगा i इज लेस देन 5, तो ऑब्वियस ही बात है i का वैल्यू 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो कंट्रोल मेरा फिर से अंदर आएगा इस फॉर लूप के, और फिर से यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट हो रहा है n ऑफ i, तो n ऑफ i मतलब n ऑफ 1 हो जाएगा, इस डबल इक्वल टू s है, तो s का वैल्यू 42 है यहाँ पर। तो n ऑफ 1 कितना है, n ऑफ 1 है 56। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि क्या 56 डबल इक्वल टू 42 है, डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये कंट्रोल जो है मेरा ये इस इफ के अंदर नहीं आएगा। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा फिर से, तो कंट्रोल फिर से चला जाएगा फॉर के पास। ये फॉर क्या करेगा, i प्लस प्लस को एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स i का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा, और अब ये i सेकंड नंबर इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो सेकंड नंबर इंडेक्स में n ऑफ 2 है, तो इस n ऑफ 2 में वैल्यू मेरा 62 स्टोर है। अब हम यहाँ पर कंट्रोल का फ्लो देखेंगे, तो ये आएगा इस फॉर लूप के अंदर, जहां अगेन वही कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि बता रहा है n ऑफ i इज डबल इक्वल टू s। तो हमारा यहाँ पर i का वैल्यू 2 है, तो n ऑफ 2 डबल इक्वल टू 42, n ऑफ 2 का वैल्यू है 62। क्या 62 डबल इक्वल टू 42 के है, डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो अगेन मेरा जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। फॉल्स होने पर ये कंट्रोल जो है वो इस इफ के अंदर नहीं आएगा, उल्टा ये फिर से पहुंच जाएगा फॉर लूप के पास। फॉर लूप के पास आने पर क्या हुआ, i प्लस प्लस एग्जीक्यूट करता है। i प्लस प्लस यानी कि लास्ट i का वैल्यू 2 था, अब वो i का वैल्यू 3 हो गया। अब वो i का वैल्यू पहले जहां सेकंड नंबर मेमोरी को इंडिकेट कर रहा था, अब वो थर्ड नंबर इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब कि थर्ड नंबर में एलिमेंट जो है वो 42 है। अब हम जो डील करेंगे वो 42 के साथ करेंगे। चलिए, कंट्रोल का फ्लो अब आएगा हमारे इस लूप के अंदर, और अगेन ये कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। n ऑफ i दैट मीन्स n ऑफ 3, क्योंकि i का वैल्यू 3 है, इज डबल इक्वल टू 42। तो n ऑफ 3 में मेरा 42 स्टोर है। तो क्या 42 डबल इक्वल टू 42 है, डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट मेरा ट्रू होगा। और जैसे ही यहाँ रिजल्ट ट्रू हुआ, इसका मतलब मेरा ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब ये कंट्रोल जो है अब मेरा आएगा इस इफ के अंदर, और इस इफ के अंदर में k का वैल्यू 1 है। k का वैल्यू जहाँ पहले 0 था, अब k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू 1 हो गया। k बेसिकली यहाँ इंडिकेटर का काम कर रहा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला इफ कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये एग्जीक्यूट नहीं करने का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। एनीवेज, जैसे ही ये k इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैसे ही इसके बाद का जो लाइन है यानी कि ब्रेक, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इस ब्रेक का काम होता है इस लूप को टर्मिनेट कर देना, यानी कि i का वैल्यू फर्दर और इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी मेरा कंट्रोल जो है ये दोबारा फॉर लूप के पास नहीं जाएगा।
ये ब्रेक इस लूप को टर्मिनेट करेगा और इस कंट्रोल को भेज देगा इफ k डबल इक्वल टू 1 के पास। मतलब इस कंडीशनल स्टेटमेंट के पास मेरा कंट्रोल आ जाएगा और यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि k डबल इक्वल टू 1, तो लास्ट में मेरा k का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम k के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या 1 डबल इक्वल टू 1 है? डेफिनेटली 1 और 1 दोनों आपस में इक्वल होगा, रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। इसके चलते क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर कंट्रोल है वो आ जाएगा इसके बाद के लाइन में, यानी कि इफ़ के अंदर। और इफ़ के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि ये प्रिंट कर रहा है कि नंबर इज़ प्रेजेंट। दैट मीन्स हमारा आउटपुट जो होगा स्क्रीन पर जो मुझे दिखेगा, विजिबल होगा, वो बेसिकली यही लाइन होगा, नंबर इज़ प्रेजेंट। और इसके पीछे का जो भी मैंने बैकग्राउंड अभी आपको प्रोसेस बताया ये आपको विजिबल नहीं होता है, आपको बस रिजल्ट जो प्रिंट हो रहा है वही आपको डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर। तो चलिए अब इसका जो रन करने के बाद यानी कि ब्लूजे में इसका कोड कैसे होगा उसे समझ लेते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ को एंटर करके हम चेक करेंगे कि क्या ये एग्जीक्यूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हम जब इसको ब्लूजे में एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने खुद से वैल्यू लिया है तो वहाँ पर हम वैल्यू को यूज़र के थ्रू एक्सेप्ट करवाएंगे। चलिए चलते हैं ब्लूजे के स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी लीनियर सर्च का एक क्लास बना रखा है। ये है लीनियर सर्च का क्लास। इसे अगर आप अपने कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं ब्लूजे के हेल्प से तो आपको सबसे पहले न्यू क्लास में क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपको अपने क्लास का नाम लिखना होगा और यहाँ पर ओके में क्लिक करना होगा ताकि आपका ये जो क्लास है ये क्रिएट हो जाए। और इसको फिर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद का प्रोसेस आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स ब्लूजे के हेल्प से कर रखा है, अपने चैनल पे अपलोड भी है वो वीडियो। तो देखें यहाँ पर हमने स्कैनर का यूज़ किया है, इसीलिए हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है। और सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ पर मेमोरी का साइज़ को क्रिएट करना कि 5 मेमोरी क्रिएट होगा 5 एलिमेंट के लिए। और यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि इंटर एलिमेंट्स इन एरे। और लास्ट क्लास के वीडियो अगर आप देखे हो तो आपको पता होगा कि हम स्कैनर के हेल्प से किसी भी एरे के वेरिएबल में वैल्यूज़ कैसे एंटर करते हैं, तो वो अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी प्रेजेंट है, जाकर के देख लें। तो यहाँ पर हम इसमें एरे के एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं और बाकी काम इसके बाद सब एज यूजुअल है, कोई नया काम नहीं है। यहाँ पर एस के अंदर में हम अपने सर्चिंग एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं और फिर यहाँ पर जो ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है ये आपका उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए है। और फिर जैसे आपको k का वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगा उसके बाद हम यहाँ पर चीज़ों को चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आपको थ्योरी में बता दिया गया है। जो चेंजेस थी उसे मैंने अभी मेंशन कर दिया। चलिए इसे कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा नो सिंटैक्स एरर। इसे क्लोज करते हैं और इसे राइट क्लिक करके रन करते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा कि इंटर एलिमेंट्स इन एरे। सपोज आपने एंटर कर दिया 2 3 5 8 6, ये आपने 5 एलिमेंट एंटर कर दिया। अभी आपको अगर सर्च करना है कि इसमें 2 या फिर 3 या फिर 5 6 8 कुछ भी जो भी आपको सर्च करना है प्रेजेंट है कि नहीं। सपोज कर ले मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 5। देखिए यहाँ हमने एंटर किया 5 और एंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ बताएगा नंबर इज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रेजेंट है। और अगर हम ऐसा कोई नंबर ले लें कि जो प्रेजेंट नहीं है, चलिए 2 3 5 6 8 और सपोज कर ले मैं ले लेता हूँ 1, तो बताएगा नंबर इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा कि अगर मुझे पूछ दे एग्ज़ाम में कि ये एलिमेंट किस इंडेक्स में प्रेजेंट है तो क्या उसे हम सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है। बस आपको करना ये होगा कि आई का वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर दें कि नंबर इज़ प्रेजेंट तो था पहले से, हमने ऐड कर दिया एट इंडेक्स नंबर इक्वल टू आई। अगर आप इतना कर देते हैं इससे आपको स्क्रीन पर ये डिस्प्ले करना होगा
कि नंबर तो प्रेजेंट है और उसका इंडेक्स नंबर ये है। आई को बस प्रिंट कर देना ही आपका काफ़ी है, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो भी होगा आपका आई का वही आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके हम उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। देखें, सपोज हम इंटर करते हैं 2 3 4 5 6 और हम यहाँ इंटर करते हैं 4, तो ये किस इंडेक्स में प्रेजेंट है? तो 4 प्रेजेंट है सेकंड नंबर इंडेक्स पे। देखिए, ये 2 है 0 नंबर पे, 3 है 1 नंबर पे और 4 है सेकंड नंबर पर। तो हम उसके इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग के थ्रू कि वो एलिमेंट किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो यह दो वैल्यू मैच किया, ये किस इंडेक्स नंबर पे मैच किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये i = 3 पे मैच किया है। इसका मतलब जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है वो 3 नंबर इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो मैंने वही i यहाँ पर प्रिंट किया है BlueJ में। तो आई होप आपको ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आया होगा और आपको लीनियर सर्च टेक्निक के हेल्प से हम किस तरह से किसी भी सर्चिंग एलिमेंट को अपने एरे एलिमेंट में सर्च करते हैं समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो दिल से लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे हमारी मुलाकात ये होती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन से मिले तो जल्दी से उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर दीजिए। उम्मीद करूंगा आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।